किसी से भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक से भी वो सहमति अगर प्रभावित है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाएगी और इस कारण से वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए सहमति भी होना बहुत जरूरी है दोनों पक्षकारों के मध्य, और वो सहमति स्वतंत्र होना भी उतना ही आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। आप वो उद्देश्य कौन सा है जिसको लेकर प्रस्ताव कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, वो प्रस्ताव किया जाना वैधानिक होना चाहिए। जो बदले में प्रतिफल मिलता है वो भी वैधानिक होना चाहिए। कोई अवैध उद्देश्य के लिए, किसी गलत काम के लिए, किसी गलत कार्य के उद्देश्य के लिए यदि आप प्रस्ताव स्वीकृति करते हैं और उसके कारण से ठहराव का निर्माण होता है तो वो अनुबंध तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वैधानिक उद्देश्य आपका नहीं है। बदले में अगर आप प्रतिफल के रूप में भी कोई अवैध चीज किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो भी प्रतिफल वैध नहीं होता। इसलिए किसी एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्य दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। अनुबंध में निश्चितता होनी चाहिए। अनिश्चित कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हर चीज प्रस्ताव के बारे में, हर चीज स्वीकृति के बारे में निश्चित होनी चाहिए। कोई भी बात जिसके संभवतः एक से अधिक अर्थ निकलते हो या कोई एक सही अर्थ निकालना मुश्किल हो रहा हो तो उसे हम प्रस्ताव में कहीं कमी मानते हैं और जिसके कारण से केवल ठहराव तक का निर्माण होता है, अनुबंध नहीं बन पाता। निष्पादन की संभवता। प्रस्ताव और स्वीकृति किसी ऐसे कार्य को लेकर होनी चाहिए, ठहराव किसी ऐसे काम के बारे में होना चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। ऐसा एग्रीमेंट जिसका पूरा किया जाना संभव ही नहीं है, जिसको लेकर कार्य को किए जाने के लिए किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, ऐसे के बारे में अगर आप प्रस्ताव और स्वीकृति कर लेते हैं तो वो ठहराव तक ही सीमित रह जाएगा। अनुबंध के एक आवश्यक लक्षण को वो मिस कर जाएगा और अनुबंध नहीं बन पाएगा। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है। नियमानुसार ही बहुत सारे ऐसे अनुबंध हैं जो कि किए ही नहीं जाने चाहिए, जो वैध अनुबंध बन ही नहीं सकते। जैसे बाजी का ठहराव है, सट्टे का ठहराव है, किसी एक अवयस्क के साथ किया गया कोई भी ठहराव व्यर्थ घोषित होता है। तो कुछ ऐसे कैटेगरी है हमारे पास में जो स्पष्ट रूप से पहले से ही कानून ने बता दी है कि ये ठहराव अनुबंध नहीं बन पाएगा। अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं कि अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं। 2-3 अलग अलग आधारों पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहला बेसिस है वैधता के आधार पर, वैलिडिटी के आधार पर, कि कौन कौन से अनुबंध हमारे वैलिड होते हैं या नहीं होते हैं। पहला है वैध ठहराव, जो हर तरह की विशेषताओं को रखता है, जिसको लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अनुबंध प्रवर्तनीयता के सभी चीजों को अपने अंदर समाहित रखता है। अवैध ठहराव ऐसा ठहराव जो कि सही नहीं है, सामाजिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से, जिसे नहीं किया जाना चाहिए था, वो अवैध की कैटेगरी के अंदर आया था। व्यर्थ ठहराव ऐसे ठहराव जो हमारे बाजी के ठहराव हो सकते हैं, अवैध के साथ किए गए ठहराव हो सकते हैं, तो उन्हें हम व्यर्थ की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। व्यर्थनीय ठहराव। व्यर्थ और व्यर्थनीय ठहराव में थोड़ा अंतर देखिए कि व्यर्थ ठहराव में किसी भी पक्षकार को लेकर, प्रस्तावक हो या स्वीकर्ता हो, कानून किसी की भी सहायता नहीं करता है। लेकिन व्यर्थनीय ठहराव में थोड़ी गुंजाइश उस पक्षकार के लिए होती है जिसे हम पीड़ित पक्षकार कहते हैं, जिसकी सहमति